देखिए, वस्त्रों के संबंध में तथा वस्त्र विज्ञान के संबंध में एक सामान्य अर्थ और उसके परिप्रेक्ष्य में जो उसकी परिभाषा होती है, इसको हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था। आज की कक्षा में हम लोग जो वस्त्र निर्मित होते हैं, वस्त्र के निर्माण के लिए जो रॉ मटेरियल जिसमें तंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, आज इसके विषय में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ये तंतु आखिर क्या होते हैं, कितने भागों में इनको विभाजित किया जाता है और कौन-कौन से रसायनों के मेल से ये बनते हैं या फिर कौन-कौन से रसायनों को मिला करके बनाए जाते हैं। जैसा कि आरंभिक अवस्था से हम लोगों ने देखा, मानव सभ्यता का जब विकास हुआ, तो सभ्यता के विकास के साथ ही हमने पहले भी ये बातें की हैं, मानव जो है एक सभ्य प्राणी यानी कि सामाजिक प्राणी के रूप में गिना गया और सामाजिक प्राणी होने के नाते उस शरीर को ढकना उसके लिए एक प्रायोरिटी बन गया। जब आरंभिक अवस्थाओं की बातें करते हैं हम लोग, तो आरंभिक अवस्थाओं में व्यक्ति जो है अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनका प्रयोग करता था, उनकी छालों का प्रयोग करता था। देन लेटर ऑन जब वो शिकार सीख गया, तो शिकार सीखने के बाद जो है जो जानवर है, जानवर की जो चमड़ियाँ होती हैं, उनको उसने शरीर को ढकने के लिए प्रयोग में लेना आरंभ कर दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे-जैसे मानव जो है विकसित होता गया, उसकी बौद्धिक शक्तियाँ जो है वो विकसित होती गईं। बौद्धिक शक्तियों के विकास के परिणाम स्वरूप वो क्या करने लगा कि जो भी उसके पास ये पेड़ के पत्ते थे, छालें थीं, वृक्ष की टहनियाँ थीं या फिर जो उसने जानवरों की खाल जो है वो प्राप्त किया था, जो शरीर को ढक रहा था, धीरे-धीरे उसने क्या किया कि उसको तंतु के रूप में प्रयोग करके उससे वस्त्रों का निर्माण उसने आरंभ किया। लेकिन आगे चल के ये जैसे-जैसे वैज्ञानिक दौर में हम पहुँचते गए, जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, ठीक उसी तरीके से दूसरे तरफ हम लोग देखें तो हमारी जनसंख्या भी उसी हिसाब से बढ़ती गई। तो यहाँ पे 2 तथ्य जो है आपको समझना होगा। यहाँ मानव विकास की हम लोग बात कर रहे हैं। मानव विकास तथा वस्त्र विज्ञान। तो आरंभिक अवस्था में जब मानव विकास की हम लोग बात कर रहे हैं, आरंभिक अवस्था में वस्त्रों का निर्माण जिस रेशे से होता था, उस रेशे की प्राप्ति कच्चे माल के रूप में की जाती थी। और किन रूपों में की जाती थी? कच्चे माल के रूप में की जाती थी। 3 रूपों में इसकी प्राप्ति होती थी। पहला, वृक्षों से प्राप्त रेशे। दूसरा, जानवरों से प्राप्त रेशे। और तीसरा, कीड़े मकोड़ों से प्राप्त रेशे। ठीक है, आरंभिक अवस्था में जब हम लोग देखें वस्त्र विज्ञान, देखिए हम लोग इतिहास में जो विषय इतिहास है हम उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं जाएंगे। हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो है वस्त्र विज्ञान के संदर्भ में यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। हर विषय
जितने भी विषय आप पढ़ेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, हर विषय का अपना एक इतिहास होता है। ठीक उसी तरीके से जब हम वस्त्र विज्ञान को पढ़ रहे हैं, तो हमारे वस्त्र विज्ञान का मानव विकास और वस्त्र विज्ञान का भी जो है एक अलग ही इतिहास है, जिसको हमें जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। तो इतिहास मैंने पहले की क्लासेस में आप लोगों को कराया हुआ है। आप लोगों को बखूबी पता है कि वस्त्र विज्ञान का इतिहास कहाँ से आरंभ हुआ, या वस्त्र विज्ञान का ओरिजिनेट बिंदु जो है वो कहाँ से है, किस तरीके से जो है सभ्यताओं का विकास होता गया और मनुष्य जो है वो वस्त्रों के प्रयोग को करना सीख गया था। तो जब हम मानव विकास और वस्त्र विज्ञान की बात करते हैं, तो आरंभिक अवस्था में वस्त्रों का निर्माण जिन तंतुओं से होता था या जिन रेशों से होता था, उन रेशों की प्राप्ति एक कच्चे माल के रूप में होती थी, और ये प्राप्ति जो है वो 3 रूपों में होती थी। आरंभिक अवस्था की बात हम लोग कर रहे हैं। ये 3 रूप कौन से हैं? पहला तो वृक्षों से प्राप्त रेशे, दूसरा जानवरों से प्राप्त रेशे, और तीसरा कीड़े मकोड़ों से प्राप्त रेशे। जब हम वृक्षों से प्राप्त रेशे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 चीजें जो है वो कॉमनली आई, एक तो तना और पत्ते। ठीक है, जो वृक्ष हैं, वृक्षों के तने और पत्तों से जो है वो क्या किया जाता है, क्या किया जाता था, रेशों की प्राप्ति की जाती थी। दूसरा, जानवरों से प्राप्त रेशे, तो जानवरों के खाल और बाल, ठीक है, उनके खाल से और उनके जो ऊपर जो है जो फर होते हैं जानवरों के, उनके बाल से जो है वो तंतुओं की प्राप्ति की गई। और तीसरा जो है कीड़े मकोड़ों से प्राप्त रेशे, तो ये तो रेशम के कीट या जैसे इस तरीके के जो कीड़े हैं, उनसे प्राप्त रेशों की बात यहाँ पे की जा रही है। हम जो बात कर रहे हैं, ये आरंभिक दौर की बात कर रहे हैं, जब मानव ने जो है वो तंतुओं के प्रयोग को सीखा था। तो उस दौर से लेकर के आधुनिकतम दौर तक, यानी कि उस काल से लेकर के आज के काल तक यदि हम लोग देखें, तो ये जो 3 रूपों में रेशों की प्राप्ति हो रही थी, ये आज भी इस रूप में प्राप्त किए जाते हैं। आज भी इनकी प्राप्ति की जाती है। ठीक है, आज भी जो है इनकी प्राप्ति की जाती है, और इनकी प्राप्ति के स्रोत क्या होते हैं? इसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाने वाले तंतुओं या रेशों की श्रेणी में रखा जाता है। आरंभिक दौर में भी जो है इस प्रकार के रेशों की प्राप्ति की जाती थी कच्चे माल के रूप में, और आज भी ऐसा नहीं है कि आज आधुनिकतम समय में ये लुप्त हो गए हैं या इनकी प्राप्ति हम नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। आज के दौर में भी जो है ये तीनों प्रकार से या ये तीनों तरीके के रेशे जो है हम लोग प्राप्त करते हैं, और लेकिन आज जो है हम लोग इसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। पहले हमारे पास केवल यही स्रोत हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है, और नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, यानी कि प्राकृतिक सोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों के जरिए जो है हम लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं, और हमने इसको कैटेगराइज कर दिया कि ये एक प्राकृतिक स्रोत का भाग है। कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत के भाग हैं? एक तो वृक्षों के पत्तों और उनकी छालों से प्राप्त रेशे, दूसरा विभिन्न जानवरों से प्राप्त रेशे, और तीसरा कीड़े मकोड़ों से प्राप्त रेशे। तो इनको हमने कैटेगराइज कर दिया, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं, जब हम तंतुओं का वर्गीकरण करेंगे, तो उस वर्गीकरण में हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक जो साधन है, प्राकृतिक स्रोत है, उनके अंतर्गत हमने इनको क्या किया? समाहित किया। मानव सभ्यता की हम लोग बात कर रहे थे। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही आगे चल के जो है, चूंकि जो मानवीय विकास है, विकास में जो है धीरे-धीरे यदि आप देखेंगे, तो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो गुणात्मक रूप से होने लगी, जबकि जो हमारे संसाधन थे, उन संसाधनों में वृद्धि हमारी धनात्मक रूप से होने लगी। इसको भी थोड़ा-सा आप समझें, ये समझने का पॉइंट है। यदि आप ये समझ जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपके लिए आसानी होगी। ठीक है। धीरे-धीरे
मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ वस्त्रों के विकास पर जोर दिया गया, क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त तंतु या रेशे मानव जीवन में वस्त्रों की पूर्णता नहीं कर पा रहे थे। जिसके दो कारण थे। पहला, मानव के जनसंख्या में गुणात्मक वृद्धि और दूसरा, वस्त्रों के लिए रेशे की उपलब्धता में धनात्मक वृद्धि। ठीक है, ये दो कारण जो है वो देखे गए। यहाँ पे यदि आप देखें, धीरे धीरे मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही जो है वस्त्रों के विकास की तरफ क्या किया गया, जोर दिया गया। वस्त्रों के विकास की तरफ जोर दिया गया। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होने लगी उसी तरीके से वस्त्रों के विकास पर जोर दिया गया, क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त तंतु या रेशे मानव जीवन में वस्त्रों की पूर्णता नहीं कर पा रहे थे। प्राकृतिक स्रोतों से यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, जैसा कि हमने पहले ही बात किया है, हमने 3 तरीके से जो है उन स्रोतों को देखा था। पहली बात तो ये कि पेड़ों के तने या उसके पत्तों के द्वारा, दूसरी बात ये कि जानवरों के जो है वो बाल और छालों के द्वारा, और तीसरा जो है हमने कहा कि कीड़े मकोड़ों के द्वारा। तो इन प्राकृतिक स्रोतों से जो तंतु हमें प्राप्त हो रहे थे, उन तंतुओं से जो मानव की जनसंख्या का विकास हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे विकासात्मक परिप्रेक्ष्य जनसंख्या को लेकर की है। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही थी और जो हमारे पास तंतुओं की प्राप्ति हो रही थी, कहीं ना कहीं तंतुओं की प्राप्ति यानी कि साधन में कमी देखी जा रही थी और जनसंख्या में हमारी अधिकता देखी जा रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारे रेशे हैं वो क्या होने लगे, शॉर्ट पड़ने लगे, यानी कि वो हर मानव के लिए जो है वो परिपूर्ण नहीं हो रहे थे। अब इसके दो कारण हैं, दो कारण यहाँ पे आप देख रहे हैं। पहला है मानव के जनसंख्या में गुणात्मक वृद्धि, मानव के जनसंख्या में गुणात्मक वृद्धि, और दूसरा है वस्त्रों के लिए रेशे की उपलब्धता में धनात्मक वृद्धि। अब यहाँ पे आप इसको समझेंगे, गुणात्मक वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है, गुणे में, जैसे 3 गुना 3 इक्वल्स टू 9, फिर 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 81। तो इस तरीके से ये क्या होंगे, गुणात्मक वृद्धि होंगे। जो जनसंख्या है वो 3 गुने थी, 3 गुने से वापस 3 गुना ऐड हुई, 9 गुना हो गई, फिर 9 गुने में फिर से 9 गुना ऐड हुई, फिर 81 गुना हो गई, और इस तरीके से जो है ये आगे इस लेवल पे जो है वो बढ़ती जा रही है। जबकि हम लोग अपने साधनों को यदि देखें, हमारे पास जो साधन है, रेशे प्राप्ति करने के जो सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज में, उन साधनों में धनात्मक वृद्धि हो रही है। यानी कि यहाँ पे 3 + 3 इक्वल्स टू 6 हुए, ठीक है। फिर 6 में वापस 3 ऐड करेंगे तो ये 9 हुए,
फिर वापस 3 ऐड करेंगे, ये 12 हुए। इस तरीके से जो है ये धनात्मक वृद्धि जो है ये चलती रहती है। तो कई बार यदि देखें, हालाँकि ये टर्मिनोलॉजी जो है अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलेगी, गुणात्मक वृद्धि और धनात्मक वृद्धि। लेकिन यहाँ पे भी हमें समझना अत्यंत आवश्यक है कि जो जनसंख्या है वो तो गुणात्मक रूप में जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो धनात्मक रूप में बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए, यदि कहीं ना कहीं हम लोग देखें, तो ये जो है हमारे क्या हो रहे हैं, इनमें कमी आ रही है, इनमें कमी आ रही है। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इनमें क्या हो रही है, कमी आती जा रही है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए, इन सब कारणों को देखते हुए, जो प्राकृतिक रूप से हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो रेशे प्राप्त हो रहे थे, जब वो मनुष्यों के बीच में पूरित नहीं हो पा रहे थे, तो विभिन्न प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोगों के माध्यम से, यहाँ पे यदि देखें हम लोग, जब हम इन दोनों को समाहित करते हैं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इनमें कमी आती जा रही है। इन दोनों को समाहित करके, इन दोनों को समाहित करके विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप मानव ने अपने वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए स्वयं ही तंतुओं का निर्माण आरंभ किया। इसे ही कृत्रिम प्रकार के तंतु के नाम से जाना जाता है। देखें, जब हमने गुणात्मक और धनात्मक जो है वो वृद्धि की बात की, तो जैसा कि हम देख रहे हैं जनसंख्या की वृद्धि गुणात्मक और संसाधनों में वृद्धि धनात्मक। तो यहाँ पे जो धनात्मक है वो कम कम मतलब उसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है और कहीं ना कहीं कम भी है, और जो गुणात्मक है उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं नंबर्स भी उनके बहुत ज्यादा है। तो इस विचलन के परिप्रेक्ष्य में, इस विचलन से, चूंकि मानव की वस्त्रों से संबंधित आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी, तो डे बाय डे जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास होता गया, मानव के बुद्धिमत्ता का विकास होता गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उसने इन सबके प्रयोग को एकात्म किया और एक साथ इनके प्रयोगों के माध्यम से अपने वस्त्रों के संबंधी आवश्यकताओं को जो है पूर्ण करने का प्रयास किया। और अब उसने जिस प्रकार से जो प्राकृतिक रेशे हुआ करते थे, उन रेशों के कॉम्बिनेशन में, उन रेशों के रसायनों से मिला करके उसने नए तरीके के जो है वो रेशे बनाना आरंभ किया। और ये जो नए तरीके के रेशे हैं, इन्हीं को ही कृत्रिम प्रकार के तंतुओं का नाम दिया गया, यानी कि आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल फाइबर्स के रूप में ये आए, जो कहीं न कहीं वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को जो है वो अग्रसर करते हुए, उनके विकास को अग्रसित करते हुए आगे बढ़े और इस प्रकार से हर व्यक्ति के पास जो है वो वस्त्रों की पर्याप्तता सुनिश्चित होने लगी। अब जब मनुष्य ने कृत्रिम प्रकार के तंतुओं को निर्मित करना आरंभ कर दिया, तो चाहे कितने भी वस्त्रों की आवश्यकता है, वो आराम से वस्त्रों को बनाने लगा। नेचुरल जो रिसोर्सेज़ हैं हमारे पास, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, वो आज भी हमारे पास है, आज भी हम उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन केवल और केवल प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त तंतुओं से यदि आज वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, तो सभी मनुष्यों को या जितने भी मानव हैं, कहीं न कहीं वस्त्रों की कमी महसूस होगी। लेकिन जहाँ पे ये कमी होगी, वहाँ पे जब इस तरीके से कृत्रिम प्रकार के तंतुओं का भी निर्माण आरंभ हुआ, तो ये तंतु निर्मित करके इनसे भी जो है वो वस्त्रों की बनावट जो है आरंभ हुई और आज के दौर में यदि देखा जाए, तो कृत्रिम तंतुओं से बने हुए वस्त्रों की उपयोगिता या कृत्रिम तंतुओं से बने हुए वस्त्र सर्वाधिक जो है प्रचलित और सर्वाधिक प्रयोग में लिए जाने वाले हैं और इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल अध्ययन जो है अभी करेंगे। वर्गीकरण के साथ ही जो अलग-अलग प्रकार के प्राकृतिक और कृत्रिम तंतु हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो मानव बुद्धि और विज्ञान के विकास के साथ ही कृत्रिम प्रकार के तंतुओं की हम लोग बात करें तो मानव बुद्धि तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही मानव ने अनेक रसायन जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से कृत्रिम रेशे का निर्माण आरंभ किया। भाई प्राकृतिक रेशे जो हमारे पास थे, नेचुरल जो हमारे पास फाइबर्स थे, उन नेचुरल फाइबर्स में जो केमिकल होते हैं या यदि हम लोग देखें रासायनिक अभिक्रियाओं के मेल से जो है वो बना हुआ है, उसकी स्टडीज करके उनका एनालिसिस करके, चूंकि हमने यहाँ पे टर्म ही डाला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, तो हमने बखूबी जो है उन रिसोर्सेज को जो है वो रीड किया, उनको पढ़ा, उनको समझा, उनका विश्लेषण किया पूर्ण रूप से। उनके एनालिसिस के बाद हमें पता चला कि किस तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं या कौन-कौन से रसायनों के निर्माण से जो है इस प्रकार के तंतुओं का निर्माण हो सकता है। तो प्राकृतिक रूप में जो प्राप्त रेशे थे उनको कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से बनाने के लिए विभिन्न प्रकार से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन रसायनों के मध्य जो है रासायनिक अभिक्रियाएं कराई गई और इनसे जो है वो तंतुओं का निर्माण किया गया और ये जो तंतु हैं, इनके निर्माण से जो तंतु हो रहे हैं, इन्हीं को जो है वो कृत्रिम प्रकार के तंतु कहा गया। अब हमारे पास किसी भी तरीके से तंतुओं की कमी नहीं है। आराम से हमारे पास हम जब भी चाहें, जितनी मात्रा में चाहें, उतनी मात्रा में जो है हम तंतुओं का निर्माण कर सकते हैं। उन तंतुओं से हम वस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे चल के हम लोग तंतुओं का वर्गीकरण देखते हैं कि तंतुओं का वर्गीकरण कितने रूपों में या कितने भागों में किया जाता है। तो यहाँ पे तंतुओं या रेशे का वर्गीकरण।
वस्त्र निर्माण के प्रयोग में लिए जाने वाले तंतु या रेशे को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राकृतिक तंतु, यानी कि नेचुरल फाइबर, और दूसरा है कृत्रिम तंतु अर्थात आर्टिफिशियल फाइबर्स। देखें, तंतुओं के वर्गीकरण को जो है दो भागों में हमने विभाजित किया। पहला भाग क्या है? प्राकृतिक तंतु, और दूसरा भाग जो है कृत्रिम तंतु, यानी कि नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं? जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया था, प्रकृति से जो हमें तंतु प्राप्त होते हैं या प्रकृति से जो हमारे पास रेशे प्रदत्त होते हैं, वो सभी प्रकार के रेशे जो है वो किस में आते हैं? प्राकृतिक तंतुओं में आते हैं। और जिनको हम प्राकृतिक की तरह या प्राकृतिक तंतुओं की कमी के कारण उनकी भरपाई के लिए हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, हम आर्टिफिशियल तरीके से उनको निर्मित करते हैं, अनेक रसायनों के संयोग से उनको निर्मित करते हैं, या अनेक तरीके की प्रक्रियाओं से जो है उनको निर्मित करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे तंतु जो है वो कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। प्राकृतिक तंतु की यदि हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार के रेशे की प्राप्ति प्राकृतिक रूप से की जाती है, जिनके स्रोत भी प्रकृति से होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के रेशे की प्राप्ति प्राकृतिक रूप से की जाती है, यानी कि नेचुरल तरीके से जो है ये की जाती है, प्राकृतिक रूप से की जाती है, यानी कि नेचुरल तरीके से की जाती है। और इनका जो सोर्स होता है, सोर्स क्या होता है? प्रकृति होती है। प्रकृति अर्थात नेचर होती है। प्रकृति अर्थात नेचर जो है इसका स्रोत होती है। दूसरा हम लोग आते हैं कृत्रिम प्रकार के तंतुओं में। इस प्रकार के रेशे को विभिन्न रासायनिक विधियों के द्वारा तथा विभिन्न रसायनों के संयोग से विभिन्न रसायनों के संयोग से निर्मित किया जाता है, निर्मित किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम तंतु क्या होते हैं? इस प्रकार के रेशे को विभिन्न रासायनिक विधियों के द्वारा, इस प्रकार के रेशे को हम क्या करते हैं? विभिन्न रासायनिक विधियों के द्वारा जो है वो
निर्मित करते हैं, अलग-अलग रासायनिक विधियों को जो है हम लोग प्रयोग में लेते हैं इसके निर्माण के लिए और इन विधियों के साथ-साथ अलग रसायनों यानी कि यहाँ पे रसायनों की यदि हम लोग बात करें तो अलग-अलग तरीके के पदार्थों का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अलग-अलग तरीके के पदार्थों का यहाँ पे प्रयोग करके उनके संयोग से उनको प्रयोग में लेकर के, उनको मिला करके, उनके साथ विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ करा करके, उनके संयोग से हम क्या करते हैं, आर्टिफ़िशियल जो हमारे फाइबर्स हैं, उनका निर्माण करते हैं, उनको निर्मित करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो तंतु 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। अब एक-एक को भी हम लोग जो है वो कैटेगराइज़ करते हैं। जो हमारे प्राकृतिक तंतु हैं, इन्हें भी जो है इनके उपयोगिता के आधार पर इनके प्राप्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्राकृतिक तंतुओं को उनकी प्राप्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन-कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहला है मानव जगत से प्राप्त रेशे। दूसरा है प्राणी जगत से प्राप्त रेशे। तीसरा है विभिन्न खनिजों से प्राप्त रेशे। ये हमारे नेचुरल फाइबर्स के अंतर्गत आते हैं। जो पहला है मानव जगत से प्राप्त रेशे, यानी कि मनुष्यों से जो है जो हमारे पास पहला है वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे। दूसरा है प्राणी जगत से प्राप्त रेशे और तीसरा है विभिन्न खनिजों से, विभिन्न प्रकार के खनिजों से प्राप्त रेशे। नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू जो हमारे पास फाइबर प्राप्त हो रहे हैं, ये 3 तरीके के। पहला वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे, यानी कि जो पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है, उनकी पत्तियों से प्राप्त होता है, तनों से प्राप्त होता है, जड़ों से प्राप्त होता है, इस तरीके के वनस्पति जगत से आ गए। प्राणी जगत से प्राप्त रेशे, यानी कि जो विभिन्न प्राणियों से, जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं, वो सारे रेशे जो है इस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। और विभिन्न प्रकार के खनिजों से, जो अलग-अलग खनिज होते हैं, कोई चट्टानें हैं, पहाड़ हैं या फिर किसी तरीके के धातु हैं, उनसे जो है जब हम तंतुओं का निर्माण करते हैं, तो इस प्राप्ति को जो है हम लोग यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिजों से प्राप्त रेशों के अंतर्गत रखते हैं। तो जो प्राकृतिक रेशे हैं, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया? उनको 3 भागों में विभाजित किया गया। वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे, दूसरा प्राणी जगत से प्राप्त रेशे और तीसरा विभिन्न प्रकार के खनिजों से प्राप्त रेशे।
अब वापस इन तीनों को भी जो है हम लोग फिर से कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। यदि हम लोग वनस्पति जगत की बात करते हैं तो वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशे भी फर्दर दो तरीके से जो है वो हमारे पास आते हैं, या दो रूपों में इनकी प्राप्ति की जाती है। यहाँ पे इस प्रकार के रेशे, इस प्रकार के रेशे की प्राप्ति पुनः दो रूपों में अलग अलग की जाती है। पहला है बीजों से प्राप्त होने वाले रेशे, तथा वनस्पति के तनों से प्राप्त होने वाले रेशे। यानी कि वनस्पति की यदि हम लोग रेशों की बात करें या वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशों की बात करें तो इनको भी दो तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं। एक तो जो वनस्पति है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे हम लोग दो तरीके से जो है वो रेशों की प्राप्ति करते हैं। एक तो उन पेड़ पौधों के बीजों से जो है हम लोग रेशे को प्राप्त करते हैं। जो पेड़ पौधे के बीज होते हैं, जो उनके फूल होते हैं, जो फल होते हैं, उसके अंदर जो बीज होते हैं, उनसे हम लोग जो है रेशे की प्राप्ति करते हैं। और दूसरा जो उसका तना होता है, उसका जो स्टैम्प होता है, हम उससे इसकी प्राप्ति करते हैं। पहला क्या होता है, पहला यदि हम लोग देखें तो ये क्या होते हैं, इस प्रकार के रेशे जो है हमें शीट से प्राप्त होते हैं। और यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं तो ये रेशे जो है हमें तनों से प्राप्त होते हैं। ओके, स्टीम फाइबर इसको बोल सकते हैं, स्टीम फाइबर्स हो गए, और यहाँ पे सीड फाइबर्स। तो ये दो रूपों में जो है हमें वनस्पतिक जगत से जो है वो रेशे प्राप्त होते हैं। अब इनके बारे में जो है डिटेल की हमारे पास बीज वाले रेशे कौन कौन से हैं, उनके रसायन क्या हैं, किस प्रकार से उनका इतिहास क्या रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हुए, हम लोग इसका डिटेल अध्ययन करेंगे क्योंकि प्रश्न आपके इन भागों से ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी हम केवल वर्गीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्गीकरण के पश्चात एक एक वर्गीकरण को या एक एक भाग को जो है हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रश्न आपके जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जब सिलेबस में डिस्कस कर रही थी तभी मैंने आपको बोला था कि इस भाग से वस्त्र विज्ञान के क्वेश्चंस जो है आपके एक दो तीन हमेशा कोई ना कोई प्रश्न आपका इस भाग से जरूर आएगा। तो ये जो है हमारा वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे के विषय में हमने देखा। दूसरा हम आते हैं प्राणी जगत से प्राप्त रेशे। इस प्रकार के रेशे की प्राप्ति जंतुओं से की जाती है। इस प्रकार के रेशे को, यानी कि जो जंतुओं से प्राप्त रेशे होते हैं, इस प्रकार के रेशे को प्रोटीन रेशा अर्थात प्रोटीन फाइबर भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है एक चीज भूल गई मैं, जो आपका वनस्पति वाला है, यहाँ पे इस प्रकार के रेशे को यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ। ठीक है, इस प्रकार के रेशे को सेल्यूलोज रेशा कहा जाता है।
जो वनस्पतिक रेशा होता है, वनस्पतिक रेशे को जो है सेल्यूलोज़ रेशा जो है वो कहा जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जो है वो परीक्षाओं में आया हुआ है, सेल्यूलोज़ रेशा कौन-सा रेशा होता है, वनस्पतिक है, जांतव है या फिर खनिजों से प्राप्त है? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि सेल्यूलोज़ रेशा जो है आपका वानस्पतिक है और यदि हम लोग प्रोटीन रेशे की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन रेशा जो है वो कौन-सा रेशा है? प्रोटीन रेशा प्राणी जगत से प्राप्त यानी कि जांतव यहाँ पे प्राणी जगत के अलावा इसको जांतव रेशा भी जो है वो कहा जाता है अर्थात जानवरों से प्राप्त होने वाला जो रेशा है, ये भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है यदि आप देखें जांतव रेशे की हम लोग बात कर रहे थे, इस प्रकार के रेशे की प्राप्ति जंतुओं से होती है। इस वजह से इसको प्राणी जगत के रेशे को जांतव रेशा भी कहा जाता है और इस प्रकार के रेशे को हम प्रोटीन रेशा यानी कि प्रोटीन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे आप, प्रश्न आपके यहाँ से बनता है कि प्रोटीन रेशा कौन-सा रेशा होता है या प्रोटीन फाइबर कौन से तंतु को कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे जो प्राणी जगत से प्राप्त यानी कि जांतव से प्राप्त जो रेशे होते हैं, वो हमारे प्रोटीन रेशे कहलाते हैं। इनकी प्राप्ति जो है 2 रूपों में होती है। इस प्रकार के तंतु की प्राप्ति इस प्रकार के तंतुओं की प्राप्ति दो रूपों में की जाती है। पहला, जंतुओं के बाल या फरों से प्राप्त रेशा और दूसरा, कीड़े मकोड़ों के चिपचिपे स्राव से प्राप्त रेशा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इस प्रकार के तंतुओं की प्राप्ति दो रूपों में होती है। पहला क्या, जानवरों के जो है बाल या उनके फरों से प्राप्त रेशे और दूसरा जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके मुंह से जो है जो श्राव निकलता है, जो चिपचिपे तरीके का जो है वो श्राव निकलता है, उन श्रावों को एकत्रित करके या उनकी जो है वो उनको रेशे के रूप में परिवर्तित करके उनसे जो है आपके वस्त्रों का निर्माण होता है। तो दो तरीके से जो है यहाँ पे जांतव रेशे को हम लोग देख रहे हैं या प्राणी जगत से जो प्राप्त फाइबर्स होते हैं वो दो रूपों में हमें प्राप्त होते हैं। पहला तो जानवरों के जो बाल या उनके फर होते हैं उनसे निर्मित रेशे और दूसरा जो है कीड़े मकोड़ों के जो चिपचिपे श्राव होते हैं उनसे निर्मित रेशे। तीसरा हम आते हैं विभिन्न प्रकार के खनिजों से प्राप्त रेशे। इन रेशों की प्राप्ति प्रकृति में उपलब्ध खानों जिसे हम माइंस कहते हैं से होती है। खाद्यान्नों से नॉट खाद्यान्नों, खदानों से खनिजों को ठोस रूप में निकाला जाता है तथा उन्हें शुद्ध करके
उन्हें शुद्ध करके तंतुओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट, ये जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तित होता है, ये तार के रूप में होते हैं, जो मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किए जाते हैं। जो मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहला है सोना अर्थात गोल्ड, दूसरा है चांदी अर्थात सिल्वर, और तीसरा है एस्बेस्टस। तो ये तीन तरीके से जो है आप लोग देख रहे हैं, जो खनिजों से हमें जो है प्राप्त होने वाले तंतु हैं। तीन प्रकार के तंतु खनिजों से हमें प्राप्त होते हैं, पहला सोना, दूसरा चांदी और तीसरा एस्बेस्टस। तो यदि हम लोग क्यूमुलेटिव रूप में एक साथ यदि देखने का प्रयास करें तो प्राकृतिक तंतु जो है, हम लोगों ने प्राकृतिक तंतुओं का वर्गीकरण किया। प्राकृतिक तंतुओं को तीन तरीके से या तीन भागों में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। वनस्पति जगत से प्राप्त तंतु, दूसरा प्राणी जगत से प्राप्त तंतु और तीसरा विभिन्न प्रकार के खनिजों से प्राप्त तंतु। जब हम वनस्पति जगत से प्राप्त तंतुओं की बात करते हैं तो दो रूपों में पुनः जो है इनको विभाजित कर सकते हैं हम लोग, या दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वनस्पति जो हमें प्राप्त हो रही है उसे हम बीज के रूप में भी प्राप्त करते हैं और उसे हम तने के रूप में भी प्राप्त करते हैं। तो बीज वाले जो तंतु हैं हमारे, वो बीज से प्राप्त होने वाले तंतुओं के अंतर्गत जाएंगे, और तने वाले जो तंतु हैं वो तनों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के अंदर हम इसमें रखेंगे। जो दूसरा है प्राणी जगत से प्राप्त, यानी कि जानवरों से, जानवरों रेशों की प्राप्ति की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये भी दो रूपों में प्राप्त होती है। पहला जो है भाग होता है जानवरों के जो फर या बाल होते हैं उनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, और दूसरा जो कीड़े मकोड़ों के जो चिपचिपे श्राव होते हैं उन श्रावों से हम रेशों की प्राप्ति करते हैं। और तीसरा विभिन्न प्रकार के खनिजों से प्राप्त रेशों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो खदानों से जो है वो खनिजों को निकाला जाता है, देन उन्हें शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद उनका निर्माण एक तार के रूप में होता है, और उस तार से जो है वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो ये तार जो है सोना, चांदी और एस्बेस्टस, इन तीन धातुओं के रूप में हमारे पास होते हैं, और इनसे हम क्या करते हैं, वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो ये जो है एक भाग हमारा हो गया। कौन सा भाग? प्राकृतिक जो हमारा फाइबर है, प्राकृतिक तंतु है, उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम आते हैं सेकंड जो भाग है हमारा, कृत्रिम तंतु यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर्स का। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स में हमने ये बात की थी कि इस प्रकार के रेशे को विभिन्न रासायनिक विधियों के द्वारा और अलग अलग जो है रसायनों को यानी कि पदार्थों के मिक्सचर से, उसके मिश्रण से जो है क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। तो ये भी हमारे पास कितने रूपों में होते हैं एक बार देखते हैं। इस प्रकार के तंतुओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मानवकृत रेशा, और दूसरा है संश्लेषित रेशा।
मानवकृत रेशा और संश्लेषित रेशा। इन दोनों में थोड़ा-सा अंतर आप समझने का प्रयास करें। आर्टिफ़िशियल जो फाइबर्स हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आर्टिफ़िशियल फाइबर्स को हम विभिन्न रासायनिक विधियों के द्वारा, अनेक कैलकुलेशंस के द्वारा, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके द्वारा या अनेक केमिकल प्रोसीजर्स के द्वारा जो है बना रहे हैं। तो इनमें भी फिर ये मानवकृत रेशा क्यों कहा गया यहाँ पे? मानवकृत रेशे के अंतर्गत जो कृत्रिम हमारे जो विधियाँ हैं, मेथोडोलॉजी है, कुछ कृत्रिम भाग के जो रसायन हैं, हम उनका तो प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इनमें क्या करते हैं हम, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनका भी प्रयोग करते हैं। तो इनका निर्माण कृत्रिम के साथ-साथ प्राकृतिक साधनों के संयोग से होता है। जबकि जो संश्लेषित होते हैं, ये पूर्णतः रासायनिक पदार्थों तथा विधियों के माध्यम से निर्मित होते हैं। तो ये हमारे कृत्रिम प्रकार के जो है वो तंतु हैं, मानवकृत रेशा और संश्लेषित रेशा। मानवकृत में जो हमारे कृत्रिम प्रकार के जो भी हमारे रसायन हैं, उनके साथ-साथ जो हमारे प्राकृतिक जो तंतुओं से प्राप्त भी कुछ हम लोग तंतुओं के, चाहे यहाँ पे तने को प्रयोग करें, चाहे उसके बीज को प्रयोग करें, चाहे कुछ भी करें, प्राकृतिक रूप से भी जो प्राप्त हो रहे हैं, उन तंतुओं के या उन विधियों के भी कुछ भाग को हम लोग यहाँ पे प्रयोग में लेते हैं। ये क्या होते हैं? मानवकृत रेशे के रूप में जाने जाते हैं। और संश्लेषित में पूर्णतः जो है रासायनिक विधियाँ और अलग-अलग तरीकों के पदार्थ या रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये इनसे निर्मित होने वाले जो हमारे रेशे होते हैं, वो क्या होते हैं? संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो ये ओवरऑल जो है हमने इसका वर्गीकरण किया। अब इनके बारे में जो है वो पूर्ण रूप से डिटेल जो है अध्ययन, हम लोग एक-एक के बारे में, कौन-सा रेशा किस श्रेणी के अंदर कौन-सा रेशा आता है, उसका क्या इतिहास रहा हुआ है, उसके क्या-क्या केमिकल कैलकुलेशंस हैं, हम लोग पूरा डिटेल में जो है अध्ययन करेंगे। एक बार जो है फिर से हम लोग थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न जो है आपके बनते हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है। तंतुओं का वर्गीकरण 2 भागों में, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक की बात करते हैं हम लोग, तो प्राकृतिक 3 भागों में पुनः जो है वो आपके विभाजित हुआ। वनस्पतिक, यानी जो वनस्पतियों से प्राप्त होता है, जांतव या प्राणी, जो जंतुओं से या प्राणी जगत से प्राप्त होता है, और तीसरा जो है खनिजों से प्राप्त होने वाले रेशे। जब हम वनस्पतियों से प्राप्त रेशों की बात करते हैं, तो 2 रूपों में हमारे पास वो आता है, एक तो बीजों के माध्यम से और एक तने के माध्यम से। जब हम जांतव रेशों की बात करते हैं, तो अगेन ये भी 2 रूपों में हमारे सामने आता है। एक तो जानवरों के बाल या फरों से निर्मित रेशे, और दूसरा जो है, जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, उनके जो चिपचिपे स्राव होते हैं, उनसे निर्मित रेशे।